नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अब मिथिला की धरती शुरू से ही कला और संस्कृति की धरती रही है और कला के क्षेत्र में खास करके जो है मिथिला से बहुत सारे लोग आगे आए हैं। तो उसी क्षेत्र में जो सबसे चर्चित और सबसे कह सकते हैं आपकी पुराना चेहरा अगर कोई है तो वो गोदावरी दत्ता जी हैं। आज हमारे बीच गोदावरी दत्ता जी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आपके टाइम में तो मिथिला पेंटिंग का उतना चलन नहीं था, उतने लोग मिथिला पेंटिंग नहीं करते थे, तो उस टाइम में आपने मिथिला पेंटिंग की शुरुआत कैसे की? ये हमारा मिथिला, ये आर्ट जो है, जो कला जो है मिथिला का, वो हमारे परंपरा से हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए कि ये जो मिथिला कला है, जिसको मिथिला कला बोलते हैं हम लोग, उसको पेंटिंग बोलते हैं, मिथिला पेंटिंग। वो जब तक हमारे ब्याह शादी में आप देख रहे हैं कि पीछे जो लिखे हुए हैं, हमने बनाए हैं, कोबर है। तो इसी तरह से जो चित्र बनाया जाता है शादी में, अभी भी माने मान्यता है, या रामायण में भी तुलसी कृष्ण रामायण से मिलता है, वहाँ से लिया गया है कि सीता जी की जो शादी हुई थी उसमें भी एक चित्र था दीवार के ऊपर, मंडप में और कपड़े के ऊपर, वहाँ जो बना था। तो समझिए कि परंपरा से ये आ रही है। मतलब रामायण काल से मिथिला पेंटिंग है। हाँ, लेकिन ये मात्र हमारा ही सांस्कृतिक कला है, धरोहर है ये। कुछ लोग ही जानते थे पहले मिथिला पेंटिंग। नहीं जानते थे, लेकिन ये सिर्फ घर तक ही सीमित था। बाहर इसका प्रचार प्रसार या लोग नहीं, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए कि अभी अभी जो है, अभी का जो समय है, ये वातावरण इतना अच्छा बन गया है। हमारा संस्कृति, हमारा गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो इसको इतना विकास किए हैं, औरतों को इतना ये सुविधा दिए हैं और इतना विकास के तौर पर उसको खड़ा किए हैं कि औरतें जो काम करती हैं, हम लोग जो काम किए हैं, वो सबको दुनिया भर के लोग देखे हैं। माने हमारा भारतवर्ष से लेकर के हम तो समझते हैं, अभी तक जो जान चुके हैं कि बिरला ऐसे कोई देश होगा जहाँ पर में इसको नहीं लोग जानते होंगे। हर एक देश में इसको जानते हैं। तो इसका जो प्रचार प्रसार है वो हाल में आके हुआ है, लेकिन आपके थ्रू जो है ये मिथिला पेंटिंग देश भर में और देश के बाहर भी पूरा बहुत समय पहले से फेमस है। तो आप अपने टाइम में आप किससे प्रेरित होकर ये कला आपने बनाना शुरू किया था? पहले हम आपको मूल चीज़ बता देते हैं कि ये दीवार के ऊपर जो ब्याह शादी में बनता है वो, और इसमें अल्पना होता है, जिसको अल्पना बोलते हैं, जो भूमि पर लिखे जाते हैं हाथ से, वो सफ़ेद से, जैसे देखते हैं कि हम लोग पिठार बोलते हैं उसको, चावल को पीस करके अरिपन कहते हैं। तो कोई भी हमारा त्योहार होता है, हमारा साल भर में कम से कम 30-40 त्योहार है एक साल में। वो त्योहार में खास करके आंगन में या घर में या देहरी पर कहीं भी वो चावल से पीस करके पिठार से उसको अल्पना पड़ता है, अर्पण दिया जाता है, और उस पर में कलश रखा गया या लोटा रखा गया या कोई अनुष्ठान हुआ तो उसमें पूजा किया जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश भर में बड़े से बड़े जो जितना अनुष्ठान होता है, कोई यज्ञ होता है,
कोई पूजा होता है साप्ताहिक या महीने दिन का या 6 महीना का कोई अनुष्ठान चलता है, बड़े बड़े मुनि लोग बनाते हैं और पूजा होता है, तो उसमें ये नीचे अल्पना बनता है और वहाँ पर में देवता को प्रतिष्ठित किया जाता है। और ये कहते हैं और हम देख भी चुके हैं कि जहाँ पर कहीं पर पिठार से नहीं बनता है, कहीं पर चंदन से बनाया जाता है, कहीं पर सिंदूर से बनाया जाता है, और जहाँ पर में किसी किसी जगह ताम्र के पत्र में बनाया जाता है, थाली जैसा में। लेकिन ये आकृति जिसे हम अल्पना कहते हैं वो जरूर बनाया जाएगा। तो हाँ, ये कला जो है, आर्ट जो है, हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पेंटिंग जो है, ये आर्ट जो है, तो हमारी माँ दादी प्राचीन से माँ दादी स्वयं बनाती थी और अपनी लड़कियों को, बच्चों को, खास करके लड़कियों को, जब वो 4-5 साल के होती थी, उसी टाइम से अपने पास में बैठा करके उसको दिखाती थी कि तुम भी इसको बनाओ, सीखो, ये काम आएगा आगे। आपने 4-5 साल की उम्र से स्टार्ट? हाँ, हम अपनी माँ से, हमारी माँ बहुत बड़े कलाकार थी और कोबर बनाती थी, डाला लिखती थी, वो मिट्टी के बर्तन के ऊपर उसको पुरहर पातिल बोलते हैं, जिसमें दिया जलाते हैं कोबर में, वो सब बनाती थी। तो हमको कहती थी कि तुम भी बनाओ, देखो। मतलब इतनी महान कलाकार आप आज बनी हैं तो इसका श्रेय आप अपनी माँ को देती हैं मूल रूप से? बिल्कुल, मेरी माँ मेरी कला गुरु है। माँ तो है ही, लेकिन कला गुरु है। हम जब भी कोई चित्र बनाने लगती हूँ तो मैं पहले माँ को प्रणाम करती हूँ। और कला गुरु का आपने जिक्र किया, आपको जो है 2006 में शिल्प गुरु का खिताब दिया गया सरकार द्वारा, और अभी 2019 में आके आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो सिविलियन का हाईएस्ट अवार्ड है। सबसे पहले राज्य पुरस्कार मिला बिहार से 71-72 से, माने 7 बरस तक हमको साले साले मिलता था, मेडल से लेकर के। और हाँ, स्टेट अवार्ड है हमारा, लिखा हुआ है, सब हमारे पास मौजूद है। और उसके 1980 में हमको नेशनल अवार्ड मिला, जो नीलम संजीव रेड्डी ने दिए थे। उसके बाद 2006 में हमको शिल्प गुरु मिला, प्रतिभा पाटिल दी थी। कैसा अनुभव होता है, इतना सारा अवार्ड आपको मिला, इतना सारा खिताब दिया गया है, गौरवान्वित महसूस करती होंगी? हम तो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है कि हम सोच नहीं सकती थी कि हम कैसे उस ज़माना भी हमको याद है जब देश स्वतंत्र नहीं था। तब उस 47 में हम यहाँ शादी करके यहाँ आई थी, रांची गांव में। हमारा मायके है लहेरिया सराय, बहादुरपुर लहेरिया सराय स्टेशन से सटा हुआ है, बहादुरपुर, कबीरपुर बहादुरपुर। वहाँ से मैं आई थी। एक रेल ट्रेन चलता था, वो कोयला वाला, तो उसी गाड़ी से स्टेशन आया था। उस समय में मधुबनी में कुछ नहीं था, कोई रिक्शा उक्सा कुछ नहीं था। हम 9 साल आए यहाँ आया हुआ, तब उसके बाद रिक्शा आया एक। तो उस ज़माने से फिर आप जैसे जैसे आपका कला आगे बढ़ा, आपको विदेशों में भी एक बार नहीं कई बार जाने का मौका मिला? जी जी। कौन कौन सा देश आप भ्रमण कर चुकी थी? हम तो एक ही देश गए हैं, पहले जर्मनी, भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद जापान जो हमको जाने को कहा गया, तो कुछ दिक्कत था मेरे पास
इसके लिए हम विदेश नहीं जाना चाहती थी। यानी कि मुझे आप लोग जानते हैं मेरे विषय में कि मेरा चमड़े सफ़ेद होने लगे, स्किन में थोड़ा, हाँ। तो हमने सोचा कि हमारा अपना मन में लगा कि हमको बीमारी हो गया। लेकिन जो हाशिकाबा जो है डायरेक्टर, तो उन्होंने आया मुझे लेने के लिए कि आप चलिए। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाइएगा? अब कहने हम विदेश गए, तो विदेश से आने के बाद ऐसे ऐसे हमारे को प्रॉब्लम हो गया, अब हम विदेश नहीं जाएंगे। तो आपको हम गारंटी देते हैं कि हम जापान में आपको इलाज कराएंगे। तो इसी शर्त पर वो ले गए और वहाँ 3 महीने तक मेरा इलाज चला। स्किन का डॉक्टर जो थे एकदम बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, और हमसे बात करते थे वो। और 3 महीने के बाद उन्होंने हमसे कहा, जैसे अपने लड़की को समझा करके लोग बोलते हैं, पिता की तरह समझा, पिता की तरह, वो हमको बोले कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपके कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी, क्या उसको तकलीफ होता है, कुछ दुखता है इत्यादि? तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं होता है। मतलब मन में जो एक भय जैसा हो गया था वो उन्होंने दूर किया। उन्होंने कहा एक बात कहा कि देखिए, आप इसको मन से निकाल दीजिए कि कोई बीमारी है। अगर मन में रखिएगा तो बिस्तर पकड़ लीजिएगा, जीवन भर जहाँ तक आपको आप जिंदा हैं तब तक आप बिस्तर पकड़े रहिएगा। इसलिए आप उसको मन से निकाल दीजिए कि कोई बीमारी है, और आ जाइए और आप काम कीजिए, देखिए दुनिया में। तो हमने कहा कि लोग तो हंसते हैं, देखते हैं तो ऐसे चिढ़ते हैं, तो बोलने दीजिए, कहने दीजिए, आप परवाह मत कीजिए, आप देखिए आपको लाइफ बदल जाएगा। अब वास्तव में उसका कहना, उसके बाद से हम ध्यान नहीं दिया, कोई कुछ बोला या हमारे विषय में। अब वास्तव में कुछ नहीं, हमारा कोई तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ। वही कहा कि उसका क्लाइमेट आपको सूट नहीं किया वहाँ का। तो आजकल जो युवा लोग इस कला के क्षेत्र में जो दिलचस्पी ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे फिर? देखिए, अभी तो बहुत समय गुजर चुका है इसमें आए, और बहुत लोग जुड़े हैं। और पहले बिहार सरकार में उतना नहीं था। 15 बरस तक तो लालू सरकार जो थे तो आर्ट वाला संस्था को ख़त्म कर दिए थे, एकदम में ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद से फिर शुरू हुआ, और हम तो देखते आए हैं। तो अब बिहार भी बहुत कुछ किए हैं, भारत सरकार तो करबे किए हैं, बहुत प्रोत्साहित किए हैं कलाकारों को। और क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों के द्वारा समझिए कि भारतीय सरकार से लीजिए, ऊपरे से, जड़े से, कि वो तो हेल्प करने किए हैं। देखे हैं कि इससे माने हमारे यहाँ रांची में हम देखे कि कोई भी देश नहीं छूटा होगा जहाँ के लोग यहाँ नहीं आया होगा पहले कि कौन सा आर्ट है जहाँ इतने लोग जा रहे हैं। अब 5 रुपया में अच्छा वाला, 2 रुपया, 1 रुपया में यहाँ कार्ड बना करके लोग बेचते थे। उसमें हम नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से माँ से सीखी थी। हमारा कला दूसरा था, और कॉस्टली, हम हमेशा से कॉस्टली बेचते थे अपना सामान को। इसका महत्व बढ़ा, बहुत आदर होने लगा। औरतों का तो लाइफ बदल गई एकदम, जो घर से नहीं निकलती थी, जो कोई देख नहीं सकते हैं कि
उन लोगों को आपने देश विदेश में भी पहचान दिलाने का एक तरह से काम किया। कितने लोग विदेश गए हैं, बहुत लोग गए हैं। हाँ, बल्कि मैं सिर्फ जापान 7 बार गई और वहाँ जो काम किए म्यूजियम के लिए वो बड़ा बड़ा था। उसमें एक बार से वो संपन्न नहीं हुआ तो 4 बार 5 बार जाना पड़ा, इसलिए वहाँ बार बार जाना। लेकिन और कलाकार जो हैं, हम जो भी कला बनाती थी, जैसे कि जितवारपुर में वो रंग वाला कला बनाती हैं वो लोग भर भर कर। मेरा लाइन वाला कला है, हम लाइन में बनाती हैं। लेकिन सब अच्छा है अपना जगह पर में, सब एक ही संस्कृति का अलग अलग रूप है। हाँ, अलग अलग रूप से हम लोग कलाकार लोग भी यहाँ तक हम अनुभव करते हैं अभी, जो हमारा हम जो यहाँ आई थी तब, अब धीरे 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 जब ये पेंटिंग, हम तो आए 47 में, ये तो ये जो शुरू हुआ है वो आपको 70-71 से, माने ये 60, 68, 69 से ललित बाबू थे ना, तो ललित बाबू थे उस समय में तत्काल रेल मंत्री थे उस समय। तो वो हर एक सिटी जाते थे घूमने फिरने के लिए, वो खुद बोले थे, हम सुने हैं मधुबनी में। तो उसको जाने के मिल तो किसी सिटी गए या घूमने को मिला, घूमने के लिए जाते थे, तो वहाँ का कि हम कहाँ आए हैं वो बताते थे। वहाँ का चित्र जो बिकता था वहाँ पर कि ये उड़ीसा का चित्र है, उड़ीसा में हम हैं। चित्रकला के माध्यम से जगह का पहचान कराते थे, पहचान होता था। ये बंगाल है, बंगाल का कला अलग है। इस तरह से ये ऐसे ही में जो है ये मिथिला का भी प्रचार प्रसार। तो उन्होंने सोचा कि तब हमारा पेंटिंग बाहर नहीं गया था, घर घर था और मिट्टी का दीवार होता था घर में, उसको ब्याह शादी में बना और उसको फिर लीप पोत करके फिर निकल जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे, हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें हर एक प्रांत का अपना वो आर्ट है जो अलग है थोड़ा। क्यों ना हम हमारा वो तो ब्राह्मण थे हमारे ही मधुबनी के। तो उन्होंने सोचा कि घर घर जो अलपना बनता है, ब्याह शादी में जो कोबर बनता है, लिखा जाता है, औरतें बनाती है। ब्राह्मण को 10 पात बोलते हैं, हम लोग कोबर बोलते हैं, हम कायस्थ हैं तो कोबर बोलते हैं, और ब्राह्मण लोग 10 पात बोलते हैं। हमारे गांव में भी बहुत ब्राह्मण है, श्वेत है, हमारा गांव प्रसिद्ध है बहुत। तो क्यों न हमारा आर्ट भी बाहर लोग देखे, इसका भी प्रचार प्रसार हो। तो उन्होंने इंदिरा गांधी से जाकर के मिले और उन्होंने इस तरह का इसके विषय में सारे रिपोर्ट दिए और आग्रह किए कि हमारा आर्ट को विकसित किया जाए। तो उन्होंने वहाँ से यहाँ बम्बई में एक कलाकार थे आदमी, जो ये भास्कर कुलकर्णी उसका नाम था, भास्कर कुलकर्णी। तो उसको बुलाए इंदिरा गांधी, और पुपुल जयकर जो एक बहुत महान औरत थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत बड़े उसका वो भी बम्बई के थी। हम वहाँ गई है, उसके घर भी गई है। तो
ये पुपुल जयकर और भास्कर कुलकर्णी को बुला करके इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग बिहार में जाइए और ललित नारायण जहाँ रहते हैं उसी के गांव के आसपास और गांव में आप पता कीजिए कि कौन सा कला है, क्योंकि मालूम नहीं था किसी को बाहर में। तब वहाँ से भास्कर कुलकर्णी और यहाँ बिहार से उपेंद्र महारथी, ये भी कलाकार थे, इस यहाँ बिहार से लेकर के सारे जगह घूम करके, उतना हम नहीं बता सकते हैं आपको, टाइम नहीं है, यहाँ पता करके इसमें उभर करके आया कि हम यहाँ का ये कला है। और तब उन्होंने इसको ठान लिया कि इसको हम विकसित करेंगे। इस अवस्था में भी आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी खुशी होती है, जो भी दिक्कत हो मुझे, लेकिन कोई आते हैं तो अभी भी हम पीछे नहीं हटते, हम मिलते हैं बहुत खुशी से। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप ऐसा प्रचार प्रसार कीजिए, आप माँ दादी का और जो अभी बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ती हैं वो लोग भी बनाती हैं। हमारे साथ 4 लड़की भी गई थी यहाँ से। हम बताती थी वहाँ जापान में कि हमारे बच्चे से लड़की लोग सीखती है, तो उन्होंने 4 लड़की को ले गई थी। मेरी पोती भी थी एक, उससे बनवा करके देखा तो वो भी बना दिया, सब सबूत दिया। तो जैसा अभी आपने सुना है पद्मश्री गोदावरी दत्ता जी से कि कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। जिस ज़माने में लोगों को, महिलाओं को खास करके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस ज़माने से जो है ये इस कला का प्रचार प्रसार सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर किया है। कैसे इन्होंने जो अपना फियर है उससे लड़के लोगों के सामने आई और अपना जो कला का प्रदर्शन है उसके माध्यम से अपना कॉन्फिडेंस जाहिर करके अपने आप को इतना सशक्त बनाया और इतना सब कुछ हासिल किया है। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मिथिला के धरती से जहाँ कहीं से भी हमें मिलेगी, हम आप तक ऐसे ही साझा करते रहेंगे। तब तक शहर के अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।